हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, ठीक है, पत्रकारिता और काव्य शास्त्र की काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास चला रखी है। ठीक है, कल की क्लास में मैंने 665 तक आपको क्वेश्चन करवाए थे और मैंने आपसे ये भी पूछा था भाई, अगर आपको यही क्लास कंटिन्यू चाहिए तो आप मेरे पास मैसेज कर देना। अदरवाइज जो मैंने आपको 350 क्वेश्चनों के लगभग एक क्लास प्रोवाइड करवाई थी संडे को, ठीक है, वैसी क्लास चाहते हो जिसमें पहले मैंने हिंदी भाषा और उसके विकास के क्वेश्चन आंसर करवाए थे, फिर हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आंसर करवाए थे, फिर निबंध के थे, उपन्यास के थे। अगर वैसे क्वेश्चन चाहते हो तो आप प्लीज़ मेरे पास कमेंट करना, नहीं तो मैं यही सीरीज़ कंटिन्यू करूँगी भाई। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और हाँ भाई, अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज आपको इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि आज की क्लास में 700 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे अपने, और 700 क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा भाई। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, शुद्ध कविता की खोज जो 1956 में प्रकाशित रचना है, ये किसकी है। तो किसकी है भाई शुद्ध कविता की खोज रचना। महादेव वर्मा की है, भागीरथ मिश्र जी की है, शांति प्रिय द्विवेदी की है, रामधारी सिंह दिनकर की है। तो शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना रहेगी और 1956 में ये प्रकाशित हुई थी। और जो रामधारी सिंह दिनकर जी है, ये भाई दिनकर में क्या है, जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनका जो काव्य है ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, ठीक है, चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्वान हैं इनके काव्य में। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी के काव्य में भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्वान हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दिनकर को भाई समय सूर्य, अधैर्य का कवि कहा जाता है। समय सूर्य और अधेय का कवि किसको कहा जाता है, दिनकर जी को कहा जाता है। और इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रेणुका है इनकी, ठीक है, हुंकार है, रसवंती है, द्वंद्व गीत है, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी आदि इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे भाई। जो प्रगतिशील लेखक संघ है भाई, जो 1936 ईस्वी में इसका अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे ये हमें बताना। तो यशपाल थे, प्रेमचंद्र थे, राहुल सांस्कृत्यायन थे, रागे राघव थे। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे भाई प्रेमचंद्र जी। ठीक है, प्रेमचंद्र जी थे, ये आपको ध्यान रखना है। और 1936 में ये अधिवेशन हुआ था भाई। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन था 1936 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। और इस अधिवेशन के समय से ही हिंदी में प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आपको ध्यान रखना, प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत 1936 ईस्वी में हुई थी और इस अधिवेशन के समय से ही हुई थी। और प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या है, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, छायावाद के प्रमुख कवि हैं, ठीक है, उनके रूप में प्रसिद्ध नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के काफ़ी महत्वपूर्ण कवि है, महादेव वर्मा भी, जयशंकर प्रसाद भी, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान ये छायावाद के प्रमुख कवियों के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय संस्कृत धारा की कवित्री है। ठीक है, और इनकी प्रमुख कृति हैं त्रिधारा और मुकुल, काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है इनकी ये रचनाएं। और भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, ठीक है, ये क्या है, तीनों के तीनों छायावाद के कवि है। छायावाद के 4 महत्वपूर्ण कवि है, 3 तो यहाँ पे दे रखे हैं, एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। जो संयुक्त व्यंजन है ये कितने प्रकार के होते हैं भाई, 3, 4, 7, 6। तो संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, श, एक मिनट रुको भाई,
श, त्र, ग और श्र। ठीक है, ये 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं। क और श से मिलता है श, त और र से बनता है त्र, और ज और यहाँ से बनता है ज, और श बनता है श और र से। ठीक, अगला क्वेश्चन है अपना, कमायनी किस प्रकार की रचना है। जो कमायनी है भैया किस प्रकार की रचना है ये आपको बताना है। तो गीति काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है। तो कमायनी भाई महाकाव्य है, महाकाव्य की श्रेणी में आता है कमायनी, और 1935 में ये प्रकाशित हुआ था, और जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित क्या है, एक महाकाव्य है। और कमायनी में भाई 15 सर्ग है, काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं और मैंने काफ़ी अपनी क्लासों में ये करवाए हैं। ठीक है, 15 के 15 सर्ग मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, चिंता से स्टार्ट होता है और आनंद पे जाके इसकी समाप्ति होती है 15 सर्गों की। और इसका अंगी रस क्या है, निर्वेद। ठीक है, निर्वेद रस या शांत रस इसका अंगी रस है, काफ़ी बार पूछा गया है। और कमायनी जो महाकाव्य है इसके पात्र भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसके पात्र है मनु, श्रद्धा, ईरा और कुमार, ये इसके पात्र है भाई। ठीक है, और कमायनी का मुख्य छंद भी पूछा जाता है, तो तांटक छंद है कमायनी का। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य कृतियाँ कौन कौन सी, उर्वशी है, वन मिलन है, कानन कुसुम, त्रिधारा है, झरना है, आंसू है, लहर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद की काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है। जो अंतर्वेदी है ये किस भाषा का नाम है ये आपको बताना है भाई। तो भाई अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है ये आपको बताना है। कन्नौजी का है, अवधी का है, खड़ी बोली का है, ब्रज भाषा का है। तो भाई ब्रज भाषा का नाम है अंतर्वेदी। ठीक है, अंतर्वेदी ब्रज भाषा का ही नाम है। और ब्रज भाषा क्या है, एक क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा है। ठीक है, ग्रामीण भाषा है भाई ब्रज भाषा, क्षेत्रीय, ये आपको ध्यान रखना है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बोली जाती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ध्यान रखना है। और इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ये बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे क्या कहलाते हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है वे स्वर। ठीक है, व्यंजन नहीं दे रखा भी, ध्यान रखना है, व्यंजन नहीं है, स्वर दे रखा है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसको क्या कहते हैं। वर्ण ध्वनि, व्यंजन ध्वनि, संधि ध्वनि या विसर्ग ध्वनि। तो भाई उनको संधि ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि ध्वनि कहते हैं। जैसे ए, ओ और औ। ठीक है, ये संधि ध्वनि के अंतर्गत आते हैं स्वर भाई, और इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की ही आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी 1800 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। किसने की थी, मार्कस वेल्जली ने की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ये किसके लिए प्रसिद्ध था, तो अभी प्राच्य विधाओं और भाषाओं के अध्ययन के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र था भाई। ठीक है, और इसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, ठीक है, हिंदी, उर्दू आदि हजारों पुस्तकों का अनुवाद हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरिक अंक कितने होते हैं। तो देवनागरिक अंक कितने होते हैं भाई, 15 होते हैं, 13 होते हैं, 9 होते हैं, 11 होते हैं। तो देवनागरिक अंक 9 होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जो हिंदी वर्णमाला है इसमें स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 13, 16, 15 या 11। तो 11 प्रकार के स्वर होते हैं, ऐ से लेकर औ तक। ठीक है, और कुछ विद्वानों ने भाई स्वरों की संख्या 13 भी मानी है, उसमें भाई उन्होंने ए और अह को जोड़ा है। और हमारी हिंदी में ए और अह अयोगवाह कहलाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि है। विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि है ये आपको बताना है। तो अपभ्रंश, मैथिली भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा। तो विद्यापति में मूलतः मैथिली भाषा के कवि है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। बल्कि ये
संस्कृत कवि भी है, संगीतकार भी है, लेखक भी है, दरबारी कवि भी है और राजपुरोहित भी है। और विद्यापति भाई मूल रूप से शिव भगत थे, यह आपको ध्यान रखना है। और विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी कब बनी। जो प्राचीन देवनागरी है ये वर्तमान देवनागरी कब बनी थी, ये आपको बताना है। तो 10वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में या 8वीं शताब्दी में। तो भाई ये 12वीं शताब्दी में प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है असवर का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, जो असवर है इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो भाई इसका उच्चारण स्थान कंठ है। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। क ख ग घ ड़ अइया और है। ठीक है, अह और है, ये क्या है, कंठ स्वर है। और जिस भी बच्चे ने अगर मेरी शॉर्ट क्लासें नहीं देखी तो प्लीज़ जाके मेरी चैनल पर शॉर्ट जरूर से ज़रूर देखे। ठीक है, मैंने उस पर उच्चारण स्थान भी बहुत अच्छी प्रकार से करवा रखे हैं। एक एक क्लास में आपको एक एक क्वेश्चन हिंदी व्याकरण का मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसको जाकर विजिट जरूर से ज़रूर करें शॉर्ट क्लासों को। अगला क्वेश्चन है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। जो हिंदी है इसकी कितनी उपभाषाएं हैं। तो कितनी उपभाषाएं हैं भाई हिंदी की, 3 है, 4 है, 5 है या 10 है। तो हिंदी की भी 5 उपभाषाएं हैं। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। कौन कौन सी है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है वो हमें बताना है भाई। तो देखते हैं पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज, बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है भाई, बल्कि ये पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आपको ध्यान रखना, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है भाई। देखो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज। ठीक है, खड़ी बोली हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज भाषा और कन्नौजी ये आती है भाई। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है हिंदी के किस कवि ने मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखी हैं। ठीक है, मैथिली भाषा में यात्री नाम से कविताएं कौन से कवि ने लिखी है ये आपको बताना है। नरेश मेहता ने, नागार्जुन ने, विपिन कुमार अग्रवाल ने या धूमिल ने। तो भाई नागार्जुन जी ने, ठीक है, मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से कविताएं लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। और नागार्जुन जी की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना कौन सी थी, राम के प्रति, और काफ़ी बार पेपर में भी पूछी गई रचना है ये। ठीक है, जो विश्व बंधु पत्रिका में, ठीक है, जो विश्व बंधु पत्रिका में 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, राम के प्रति। अगला क्वेश्चन है किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। कवि सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, शमशेर बहादुर सिंह को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिगोद को या मुंशी प्रेमचंद्र को। तो भी कवि सम्राट के रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी को जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। और हरिओद जी ने 3 प्रबंध काव्य लिखे थे। कितने लिखे थे भाई, 3 प्रबंध काव्य लिखे थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 3 कौन कौन से, प्रिय प्रवास काफ़ी महत्वपूर्ण इनका महाकाव्य की श्रेणी में आता है, 1914 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है इनका पारिजात, 1937 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा है वेधी वनवास। ठीक है, वेधी वनवास ये 1940 में प्रकाशित हुआ था भाई। और प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, और गणपति चंद्रगुप्त ने, ठीक है, किसने, गणपति चंद्रगुप्त जी ने, गणपति चंद्रगुप्त ने, ठीक है, हरिओद जी को क्या कहा है, आधुनिक काल का, याद रखना ये, आधुनिक काल का सूरदास कहा है भाई। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को। आधुनिक काल का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को किसने कहा है, तो गणपति चंद्रगुप्त जी ने कहा है। तीनों तरह से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है पेपर में, और काफ़ी बार पेपर में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अर्धनागरी किस लिपि से विकसित हुई। जो अर्धनागरी है ये किस
लिपि से विकसित हुई थी भाई? कुटिल लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, देवनागरी लिपि से या गुप्त लिपि से? तो अर्धनागरी भाई कुटिल लिपि से विकसित हुई थी। पहले ब्राह्मी, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि। और कुटिल लिपि को ही सिद्ध मात्रिक लिपि भी कहते हैं। नागरी लिपि इसको शारदा लिपि भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, कुटिल लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? जो कबीरदास जी है, इनकी रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? साखी, बीजक, शब्द, रमेनी। तो भाई बीजक नाम से इनकी कविता, इनकी रचना का संग्रह है भाई बीजक नाम से। ठीक है। और बीजक को कबीर के शिष्य धर्मदास ने सन 1464 ईस्वी में संग्रहित किया था। और बीजक में कबीरदास द्वारा रचित साखी, शब्द, रमेनी ये संग्रहित है भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है? तो तय वर्ण के उच्चारण में जिह्वा क्या है? दांतों को स्पर्श करती है। ठीक है। और इसको दंत वर्ण कहते हैं। और दंत वर्ण के अंतर्गत तय, थ, द, ध, न, ल, श वर्ण आते हैं भाई। ठीक है। मैं बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, तो शॉर्ट क्लासेस जरूर देखना। ठीक है। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निराकरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ठीक है। निराकरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है भाई। ठीक है। और इसमें दो उपसर्ग है, निर प्लस में आ, और मूल शब्द है इसका करण। ठीक है। दो उपसर्ग है, इसमें ध्यान रखना है। और उपसर्ग किसको कहते हैं ये भी आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? तो अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं भाई। एक है अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अभिधा, व्यंजना और लक्षणा भाई। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा जो है इसके कितने भेद होते हैं ये हमें बताना है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं भाई? 5, 4, 8, 6। तो भाई 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, आप शब्द किस सर्वनाम का बोध कराता है? जो आप शब्द है ये कौन से सर्वनाम का बोध कराता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? तो आप जो शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। जैसे मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा। ठीक है। तो इसमें भाई क्या है? आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम का बोध कराता है भाई। अगला क्वेश्चन है, हरि घर में है वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? हरि घर में है। तो भाई इसमें कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान? नहीं भाई, घर से अलग नहीं हो रहा, वो तो घर में है। संप्रदान? नहीं भाई, कोई देने का भाव नहीं है। कर्ता कारक? नहीं है। अधिकरण कारक है भाई इसमें। ठीक है। और अधिकरण कारक कहाँ पे होता है? जहाँ संज्ञा का स्वरूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर किस शब्द शक्ति का अर्थ लिया जाता है? वह कौन सी शब्द शक्ति है? क्या भी अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति से शब्द का अर्थ लिया जाता है वह कौन सी शब्द शक्ति है? तो कौन सी? अलंकार है, छंद है, रस है? नहीं भाई, व्यंजना शब्द शक्ति ये रहेगी। ठीक है। सी आंसर बिल्कुल सही है अपना। और व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। कौन सी भाई? शाब्दी व्यंजना और दूसरी है आर्थी व्यंजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाय दूध देती है। ठीक है। गाय दूध देती है, वाक्य का प्रकार बताइए। तो वाक्य का प्रकार क्या है? गाय दूध देती है, ना तो इसमें संयुक्त है, ना निश्चित है, ना मिश्रित है। ये क्या है? सरल वाक्य रहेगा। ठीक है। और आप सभी को पता है रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है, विशेषण शब्द के
पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता। ठीक है, विशेषण शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता, ये बताना। अवस्था, कारक, वचन या लिंग। तो कारक नहीं बतलाया जाता भी, ये आपको ध्यान रखना, कारक नहीं बतलाया जाता, बल्कि विशेषण का पद परिचय करते समय विशेषण के भेद, विशेषण की अवस्था, विशेषण लिंग, वचन और विशेष्य व उसके साथ संबंध आदि को बतलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संहार शब्द का उपसर्ग बताइए। संहार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो सह, सम, स या सम। तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। संहार शब्द में सम उपसर्ग है। और उपसर्ग किसको कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले या पूर्व लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सम प्लस में हार, संहार हो जाएगा। ठीक है भाई, ये मूल उपसर्ग है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है। क्या भाई? जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है वह क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु, संयुक्त क्रिया या क्रिया विशेषण। क्या पूछा? जो धातु संज्ञा विशेषण से बनती है तो वो नाम धातु क्रिया कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे बात से बतियाना, लात से लतियाना। अगला क्वेश्चन है, अंकुरित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक है, जो अंकुरित शब्द है इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ये हमें बताना है। तो रित, रित, कुरित या इत। तो इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है अंकुरित में। ठीक है, और भाई प्रत्यय क्या होता है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है। ठीक है, इसमें देखो अंकुर प्लस में इत, अंकुरित। ठीक है, इत क्या है? इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है? ठीक है, इनमें से कौन सा अलंकार भाई शब्दालंकार है ये आपको बताना है। रूपक, अतिशयोक्ति, उपमा या सलेस। तो सलेस क्या है? ये भाई शब्दालंकार के अंतर्गत आएगा। जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वो क्या होते हैं? शब्दालंकार कहलाते हैं। एक और शब्दालंकार के मुख्य 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक और सलेस। अनुप्रास, यमक और सलेस। ठीक है, ये 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं। वाक्य में रेखांकित पद का रूप कौन सा रहेगा? ठीक है, विद्वान लोग क्या है? समय का सदुपयोग करते हैं। वाक्य में रेखांकित पद का रूप क्या है? इसका भाई क्या रहेगा? गुणवाचक विशेषण रहेगा। विद्वान लोग, ठीक है, गुणवाचक विशेषण रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। और गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं? जिस वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, स्थान, दशा आदि का बोध कराते हैं उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, और आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई। ठीक है, डाकिया शब्द का बहुवचन बताइए। डाकिया शब्द का बहुवचन क्या है? डाकियो, डाकिया या डाकिए या डाकी। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। 700 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और जो मैं क्वेश्चन आपसे करती हूँ क्लास में उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। और आज आपको इस क्लास का PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा विद आंसर भी। ठीक है, तो आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।